साल था 2008 और दुनिया की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम बस ढहने ही वाली थी। एक अकेले बैंक के फेल होने से एक ऐसी वैश्विक मंदी शुरू हुई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। पर यह सब हुआ कैसे? तो चलिए 2008 के उस वित्तीय संकट की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हर बड़ी कहानी का ना एक टर्निंग पॉइंट होता है और इस संकट के लिए वो तारीख थी 15 सितंबर 2008। एक ऐसा दिन जिसने फाइनेंशियल दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उस दिन धमाका क्या हुआ? लेमन ब्रदर्स, अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, वॉल स्ट्रीट का एक मजबूत स्तंभ, दिवालिया हो गया। ये सिर्फ एक कंपनी का डूबना नहीं था, ये तो एक ऐसे भूकंप की शुरुआत थी जिसके झटके पूरी दुनिया को महसूस होने वाले थे। जरा इस आंकड़े को देखिए, $639 बिलियन। ये इतना बड़ा था कि अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी बैंकरप्सी फाइलिंग बन गई। बस इस एक घटना ने पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला दी। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक बैंक के डूबने से पूरी दुनिया में फाइनेंशियल सुनामी कैसे आ सकती है? चलिए अब इस संकट की जड़ तक जाते हैं और इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत सपने से, अमेरिकन ड्रीम, यानी अपना खुद का घर होने का सपना। 2000 के दशक की शुरुआत में लाखों लोगों के लिए ये सपना सच हो रहा था और इसकी वजह थी एक नया और कहना होगा एक बेहद खतरनाक किस्म का लोन। इसे कहते थे सब प्राइम मॉर्गेज। ये असल में हाई रिस्क लोन थे। मतलब ये लोन उन लोगों को दिए जा रहे थे जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं था, जिन्हें बैंक आमतौर पर कर्ज देने से कतराते थे। तो इसने एक तरफ तो लाखों लोगों के लिए घर खरीदने का दरवाजा खोल दिया, पर साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा कर दिया। और हुआ ये कि जैसे ही ये लोन मार्केट में आसानी से मिलने लगे, घरों की डिमांड मानो आसमान छूने लगी। और इसका नतीजा एक बहुत बड़ा हाउसिंग बबल। घर की कीमतें बस बढ़ती ही जा रही थी और सबको लग रहा था कि ये पार्टी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। ये कि कैसे अमेरिका के ये लोकल होम लोन्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में बदल रहे थे। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हजारों ऐसे सबप्राइम मॉर्गेजेस को खरीदते, उन्हें एक साथ बंडल करते और फिर उन्हें मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी MBS नाम के एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट में बदल देते थे और फिर इन्हें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता था। फेडरल रिजर्व हिस्ट्री के शब्दों में कहें तो ये सब कुछ इतना नया था कि इसके असली खतरे को कोई ठीक से समझ ही नहीं पाया। सबको बस यही लग रहा था कि घर की कीमतें तो हमेशा ऊपर ही जाएंगी, तो ये इन्वेस्टमेंट तो एकदम सेफ है। लेकिन वो सब गलत थे। तो जब ये खराब लोन्स का बुलबुला आखिर में फटा, तो ये इन्फेक्शन पूरे सिस्टम में कैसे फैला? इसका जवाब छिपा है फाइनेंशियल सिस्टम की आपस में जुड़ी हुई पाइपलाइंस में। ये एक अदृश्य नेटवर्क की तरह है। पहला डोमिनो गिरा जब घर मालिकों ने अपनी मॉर्गेज चुकाना बंद कर दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, वो MBS जो कभी सोने की खान समझे जा रहे थे, अचानक से लगभग कबाड़ बन गए। अब ये इन्फेक्शन फैला दो तरीकों से। पहला था डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब एक बैंक डूबा तो वो अपने कर्ज नहीं चुका पाया और अपने साथ दूसरे बैंक को भी ले डूबा, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। और दूसरा था इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है कि घबराहट में बैंक और इन्वेस्टर्स अपनी एसेट्स औने पौने दाम पर बेचने लगते हैं। इससे मार्केट में उन एसेट्स की कीमत क्रैश हो जाती है और फिर उन सभी को नुकसान होता है जिनके पास वो एसेट्स थे। लेकिन इन सभी पाइपलाइंस में सबसे जरूरी थी रेपो मार्केट। इसे आप फाइनेंशियल सिस्टम की रातों रात काम करने वाली प्लम्बिंग समझ सकते हैं। बैंक और दूसरी फाइनेंशियल कंपनियां हर रात खरबों डॉलर के लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। ये सिस्टम को चलाए रखने के लिए खून की तरह जरूरी था। जैसा कि इकोनॉमिस्ट गॉर्डन और मेट्रिक ने कहा था, असली दहशत यहीं से शुरू हुई, रेपो मार्केट से। जब इन्वेस्टर्स का भरोसा उन MBS से उठ गया तो उन्होंने रेपो मार्केट में पैसा देना ही बंद कर दिया और बस रातों रात फंडिंग सूख गई और पूरा का पूरा सिस्टम जैम हो गया। तो सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन था? क्या कोई एक विलन था? देखिए, उंगलियां तो बहुत लोगों पर उठी, लेकिन सच तो ये है कि ये एक सिस्टमिक फेलियर था। एक ऐसी गड़बड़ी जो सालों से सिस्टम के अंदर पनप रही थी। एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो ग्लास-स्टीगल एक्ट के निरस्त होने को जिम्मेदार ठहराती है। ये वो कानून था जो नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग को रिस्की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से अलग रखता था। तो क्या ये एक बड़ा कारण था? अब इस पर डिबेट काफी कॉम्प्लेक्स है।
कुछ लोग कहते हैं कि इसके हटने से बैंक्स टू बिग टू फेल बन गए, मतलब इतने बड़े कि उन्हें डूबने नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरे कहते हैं कि जो कंपनियां संकट के सेंटर में थीं, जैसे लेमैन, वो तो वैसे भी इस कानून के दायरे में नहीं आती थी। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, ये एक फैक्टर था, लेकिन अकेला या सबसे बड़ा कारण नहीं था। तो बॉटम लाइन ये है कि कोई एक स्मोकिंग गन या अकेला विलन नहीं था। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, जिसमें हाई रिस्क लोन्स, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, हद से ज्यादा उधार और रेगुलेटर्स की नाकामी सब एक साथ मिल गए थे। अब ये जो सारी बातें हमने की, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम इसे एक्शन में भी देख सकते हैं। एक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए हम देख सकते हैं कि ये फाइनेंशियल सुनामी असल में फैली कैसे। तो चलिए इस मेल्टडाउन का एक सिमुलेशन देखते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन के नतीजे हैं। ये मॉडल हमें दिखाता है कि कैसे सिस्टम में लगा एक छोटा सा झटका देखते ही देखते फेलियर्स का एक झरना बना देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा 2008 में हुआ था। ये फाइनेंशियल कंटेजन इन एक्शन है। और ये देखिए, यहाँ से सब शुरू होता है। जैसे ही पहला झटका लगता है, सॉल्वेंट यानी ठीक-ठाक बैंकों की संख्या, ये लाल रेखा, तेजी से नीचे गिरती है और लगभग उसी वक्त बैंकरप्ट यानी दिवालिया बैंकों की संख्या, ये हरी रेखा, आसमान छूने लगती है। ये वाकई एक जंगल की आग की तरह है जो पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लेती है। इसके बाद आता है डी-लेवरेजिंग का दौर। इसका मतलब है कि बैंक अपना उधार कम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे जैसे बैंक फेल होते हैं, वो अपनी एसेट्स बेचने लगते हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे पूरे सिस्टम में एवरेज लीवरेज धड़ाम से नीचे गिरता है। और ये एक खतरनाक साइकिल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बिक्री होती है, कीमतें उतनी ही गिरती हैं और फिर और ज़्यादा बिक्री होती है। और आखिर में सिस्टम की लाइफलाइन ही कट जाती है। ये ग्राफ रेपो मार्केट में ज़रूरी कोलैटरल, जिसे हेयरकट भी कहते हैं, को दिखाता है। ये देखिए, ये सीधा 100% पर पहुंच जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई किसी को उधार नहीं दे रहा। वो ओवरनाइट फंडिंग जो सिस्टम को चला रही थी, पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। तो आज इस संकट के 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद हम कहाँ खड़े हैं? हमने बहुत कुछ सीखा है, इसमें कोई शक नहीं। नए नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमने टू बिग टू फेल की असल समस्या को सुलझा लिया है? क्या आज हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वाकई में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचते रहना होगा।